नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। और यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के कोशिशों में जुटी है। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को फ्लाइट के जरिए देश वापस लाया जाएगा। इसमें जो भी खर्च होगा वो भारत सरकार वहन करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकलवाने के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया में भारतीय दूतावास की टीमें यूक्रेन से सटी भूमि सीमाओं पर पहुंच रही हैं। आगे लिखा कि यूक्रेन में सीमा पर मौजूद भारतीय नागरिक इन दलों से संपर्क कर सकते हैं। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों की मदद के लिए भारत सरकार ने 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है और इसके लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। सरकार की तरफ से 4 नंबर जारी किए गए हैं। टीवी स्क्रीन पर है आपके सामने, क्योंकि भारतीयों को निकालने का जो सारा खर्च है वो सरकार उठाएगी। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। फ्लाइट से यूक्रेन से ये सभी छात्र वापस लाए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर जो 4 जारी किए गए हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यूक्रेन में रह रहे स्टूडेंट्स 24 घंटे में कभी भी भारतीय उच्चायोग के साथ संपर्क कर सकते हैं। बताते चले कि गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय नागरिकों और खास तौर से छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर छात्र हैं। महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विभिन्न राजनीतिक दलों ने सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस बीच भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों को आश्वस्त किया कि छात्रों समेत यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और सही सलामत वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। यूक्रेन में रह रहे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने दिल्ली में रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन का भी ऐलान किया था, जिसके बाद रूस के दूतावास के बाहर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा वहां पर कर दी गई और किसी भी शख्स को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो अहम जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है कि यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें केंद्र सरकार वापस बुलाएगी और कोशिशें कवायद लगातार जारी है। करीब 20,000 के आसपास भारतीय यहां पर फंसे हुए हैं, यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में कोशिशें जारी हैं कि इन सभी को वापस सही सलामत लाया जा सके। और जिस तरह से लोगों का जो एक ये भी समस्या देखने को मिली थी कि फ्लाइट्स के टिकट के जो खर्च हैं वो ज्यादा बढ़ चुके हैं, 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। ऐसे में वो कैसे इस खर्च को वहन करें? तो जानकारी के मुताबिक अब भारत सरकार इस खर्च को वहन करेगी। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं और हमला भी जिस तरह से हो रहा है यूक्रेन पर रूस की तरफ से, कीव की आंतरिक स्थिति में कह सकते हैं कि इसकी वजह से भूचाल आ गया है। स्थानीय नागरिकों के साथ साथ भारतीय लोगों की जान भी वहां खतरे में बनी हुई है। और खबर है कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी उड़ानों की शुरुआत करने जा रही है। खास बात यह है कि लोगों की वतन वापसी का खर्च सरकार खुद ही उठाएगी। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को बताया कि रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन ने गुरुवार को अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया, जिसके बाद एयर इंडिया की उड़ान को बीच से ही वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने इससे पहले बताया था कि सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों के जरिए भारतीयों को वापस लाने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रही है। मंत्रालय MEA ने कहा था कि भारतीय नागरिकों को निकालने की सहायता के लिए टीमों को हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया में यूक्रेन के साथ लगी सीमाओं पर भेजा जा रहा है। और इसी बीच सूत्रों के मुताबिक अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है कि भारतीयों को निकासी वाली उड़ानों की समय सीमा क्या होगी। बताते चले कि वर्तमान में यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में लगभग 20,000 के आसपास लोग फंसे हैं। 15,000 के करीब भारतीय छात्र हैं। भारत के दूतावास ने यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत सरकार रोमानिया और हंगरी से निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए काम कर रही और यूक्रेन में भारतीय दूतावास के मुताबिक जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा था, रूसी आक्रमण का खतरा और ज्यादा वास्तविक होता जा रहा था। दूतावास ने एक ऑनलाइन फॉर्म सर्कुलेट किया, जिसके तहत यूक्रेन में मौजूद सभी भारतीयों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था। वहीं कई राज्य भी केंद्र सरकार को यूक्रेन में फंसे भारतीयों की डिटेल के साथ पत्र लिख रहे हैं और सरकार से उनके सुरक्षित निकासी के लिए तेजी से कार्रवाई करने की अपील लगातार की जा रही है।
देखिए, वतन वापसी को लेकर बातें हो रही हैं और ऐसी चर्चा है कि जल्द वतन वापसी भी होगी, लेकिन अब सवाल मन में ये उठता है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है यूक्रेन में, जिस तरह से हमला रूस कर रहा है यूक्रेन पर, छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, यूक्रेन में लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो ऐसे में भारतीय छात्र या फिर भारतीयों की बात करें तो उनकी वतन वापसी कैसे होगी, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे। देखिए, यूक्रेन से एयरलिफ्ट किए जाएंगे, जितने भी भारतीय हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा और फ्लाइट से यूक्रेन से ये सभी छात्र, ये सभी जितने भी भारतीय हैं उन्हें निकाला जाएगा, उन्हें वापस लिया जाएगा और पूरा का पूरा खर्च भारतीयों को वापस लाने के लिए, वहां से निकालने के लिए जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। यूक्रेन से सटी कई देशों की सीमाओं पर ये टीमें पहुंच रही हैं। भारतीय दूतावास की टीम जो है, तमाम टीमें भूमि सीमाओं पर पहुंच रही हैं। हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया की इसमें सीमाएं शामिल हैं। तो वतन वापसी कैसे होगी वो क्राइटेरिया हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ सरकार क्या कदम उठाएगी वो आपको बताएंगे, क्योंकि यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर कैसे होगी वतन वापसी, क्योंकि भारतीय छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर लगातार जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत भी कर दी है और दिल्ली में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। सरकार की तरफ से 4 नंबर जारी किए गए हैं जिस पर कॉल कर सकते हैं सभी, और कॉल्स कभी भी 24 घंटे कभी भी कॉल किया जा सकता है और उच्चायोग से संपर्क किया जा सकता है। और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं। भारतीयों में सबसे ज्यादा छात्र शामिल हैं। कई राज्यों की सरकारों ने केंद्र से ये मांग की है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, गुजरात के सीएम ने मांग की है। पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखंड के सीएम ने भी मांग की है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि डर है मन में और जिस तरह से वापसी हो नहीं पा रही है उसे लेकर ये तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं। और इस बीच, युद्ध के बीच अभी भी काफी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार मेहनत कर रही है, कोशिशें कर रही है, प्रयास लगातार जारी है। यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लेकर भारत के कई राज्यों और उनके मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। इसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। इन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्रालय से बातचीत की। इसके अलावा पंजाब और उत्तराखंड की तरफ से लोगों की सहायता करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही कर्नाटक ने एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया है। पंजाब के जालंधर प्रशासन ने कहा कि यूक्रेन में फंसे जालंधर के लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0181 222 4417 जारी किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से टेलीफोन पर बातचीत की। उनसे यूक्रेन में फंसे ओडिशा छात्रों और मजदूरों को सुरक्षित निकालने का अनुरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि सरकार यूक्रेन सरकार से संपर्क करेगी। ओडिशा के छात्रों और मजदूरों को जल्द वापस लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट महेश सचदेव जी हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। धन्यवाद। मुझे खुशी हुई है आपसे बात करके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे जो स्थिति, जो परिस्थिति इस वक्त यूक्रेन में है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, और अभी जो ताजा अपडेट मैं दर्शकों तक पहुंचा रही हूं कि कवायद शुरू कर दी जाएगी अब जल्द ही वहां से भारतीयों को निकालने की, और पूरा खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी इसका। जी, भारतीय सरकार को, विदेश मंत्रालय को इस बारे में खासा अनुभव है, जो कि विपरीत परिस्थितियों से भारतीय नागरिकों को कैसे सुरक्षित घर पहुंचाया जा सकता है। आपको याद होगा कि इराक ने जब कुवैत पे हमला किया था तो 1.5 लाख से ऊपर भारतीयों को कुवैत से निकाला गया था। इसी तरह से अभी पिछले 2 सालों में कोविड के दौरान भी विशेष विमानों द्वारा भारतीयों को वापस लाया गया। तो ये एक काफी अनुभव वाला दस्ता है विदेश मंत्रालय में जो इन सब चीजों को करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि देर सवेर में परिस्थितियों के हिसाब से
भारतीय विदेश मंत्रालय के लोग वो सब कुछ करेंगे जिससे कि भारतीय विद्यार्थियों को और अन्य नागरिकों को बिल्कुल यूक्रेन के खतरे से निकाला जा क्योंकि सर डर लगातार उनके मन में है, क्योंकि वहां पर जिस तरह का भी माहौल है, दूसरा दिन है जंग का आज, और ऐसे में यहाँ परिवार वालों के मन में भी काफी डर है। सर, जंग का आज दूसरा दिन है और रूस का अभी ऑफर जो सामने आया है कि यूक्रेन सरेंडर करे तो वार्ता के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को न्योता भेजा गया है, बातचीत के लिए पुतिन को न्योता भेजा गया। इसे कैसे देखते हैं, बातचीत की पेशकश जो की गई? देखिए, स्थिति काफी परिवर्तनशील है, डायनामिक है, और जहां तक सैनिक समीकरण है वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस की सेना हावी है मैदान में, और यूक्रेन की सेना सिर्फ अपनी रक्षा करने में समय निकाल सकती है, पर उसकी विजय की या उसको रूसी सेना को खदेड़ने की कोई क्षमता नहीं है। दूसरी ओर आपको ये भी बता दूं कि किसी भी आधिपत्य की सीमा होती है। रूस ने कई बार एसिमेट्रिक सिचुएशन में ऑक्युपेशन पर नुकसान उठाया, जैसे अफगानिस्तान में 15 साल तक रूसी रहे और अफगान मुजाहिदीन ने उनको वापस कर दिया। इसी तरह अमेरिका का भी अफगानिस्तान पे कब्जा करने का या इराक पे कब्जा करने का जो प्रयोग था वो असफल रहा। रूस का उसी इलाके में चेचनिया जो प्रांत है उसमें भी रूस ने मुस्लिम आतंकवादियों का 5 साल से ज्यादा सामना किया, और काफी खूनी और रंजिश भरा प्रकरण ये रहा है। तो एक जो रूस को खतरा है इस समय कि गुरिल्ला युद्ध अगर शुरू होता है यूक्रेन में, क्योंकि पाश्चात्य देशों की, नाटो की यही एक हो सकता है कि गुप्त योजना हो कि जैसे अफगानिस्तान में रेड आर्मी को फंसा दिया था और सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, उसका एक प्रमुख कारण ये था कि अफगानिस्तान में रूसी सेना फंस गई थी और वापस आना पड़ा था और एक सुपर पावर को मुंह की खानी पड़ी थी मध्यकालीन मुजाहिदीन से। तो इसी तरह से अगर यूक्रेन जो कि सोवियत यूनियन में रशिया के बाद सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है यूक्रेन, 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसकी सीमाएं नाटो देशों से मिलती हैं, तो ये खतरा मॉस्को को भी होगा कि अगर ये युद्ध लंबा खींचता है या इसमें पेचीदगियां आती हैं, ब्लडीनेस आती है, क्रूरता आती है, तो हो सकता है कि गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध चालू हो और अर्बन टेररिज्म चालू हो, और फिर रूसी और यूक्रेनी तकरीबन एक से होते हैं। मतलब ये कि एक ही भाषा काफी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और 1/3 यूक्रेन तो रूसी बहुल का राज्य है। जी। तो इन सब चीजों से आंतरिक जो समीकरण है वो एकदम से पलट सकते हैं, यानी आपका कब्जा हो सकता है सैनिक तौर पर, हाँ, पर वो कब्जा स्थायी ना हो, उस कब्जे की वजह से सरदर्दी और हो। गैस की पाइपलाइन जो रूसी गैस को सप्लाई करती है पश्चिमी यूरोप को, वो यूक्रेन से जाती है, तो अगर उसमें सबोटेज होता है या और सब चीजें होती हैं तो ये सब चीजें सारा खेल बदल सकती हैं। सर, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जिस तरह से नाटो का जिक्र बार बार हो रहा है और रूस नाटो का विरोध कर रहा है, कैसे इसे समझे? क्योंकि जितने देश इसमें इन्वॉल्व होते रहेंगे, अमेरिका उतना ताकतवर होता रहेगा, और यही बात रूस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है।
जिसकी वजह से ये तमाम कोशिशें और ये युद्ध तक अब बातचीत पहुंच चुकी है? ये मूल कारण है इस युद्ध का जो आपने अभी उठाया है, और मैं आपका साधुवाद करता हूं इसको उठाने के लिए। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो अमेरिका ने उसको एंड ऑफ हिस्ट्री कहा था कि इतिहास का अंत हो गया है। सुपर पावर का कोल्ड वॉर वगैरह हुआ करता था, अब अमेरिका जीत गया है और सब सारी दुनिया में इकलौती सुपर पावर अमेरिका रह गया है। अब उसमें उसके 3-4 साल बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 राज्य जो सोवियत संघ में थे वो सब छिटपिटा गए, अलग अलग हो गए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स नाम की एक संस्था बनी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो भी नहीं चला और रूस अकेला, रशिया रह गया। बाकी 14 प्रांत अपने अपने स्वाधीन देश बन गए। तो इसमें नाटो ने ये सोवियत संघ के विघटन का फायदा उठाने की कोशिश की। वार्सो पैक्ट और नाटो के बीच में समीकरण होता था एक के बराबरी का, और वार्सो पैक्ट खत्म हो गया। पूर्वी यूरोप में जो हुआ करता था रूस सोवियत संघ के नीचे, तो ये मांग उठी, रूस ने ये मांग उठाई कि अब वार्सो पैक्ट खत्म हो गया है तो शीत युद्ध की स्थिति नहीं है, आप नाटो को भंग कर दीजिए। तो नाटो को भंग नहीं किया गया और कई देश जो कि वार्सो पैक्ट के पहले हिस्से थे या सोवियत संघ के हिस्से थे, उनको ईस्टवर्ड क्रीप में धीरे धीरे करके सलामी टैक्टिक्स से उनको नाटो में शामिल कर दिया गया। जैसे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये सब देश जो हैं ये नाटो में शामिल कर दिए गए। तो रूस को ऐसा लगा कि ये सरकते सरकते नाटो हमारी तरफ आ रहा है जी। और इसके बाद ये हुआ कि एक बड़ा प्रकरण चला कि यूक्रेन भी नाटो में आ जाए। तो यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींची गई मॉस्को द्वारा कि अगर हम कभी भी ये रेड लाइन स्वीकार नहीं करेंगे, ये हमारी रेड लाइन है कि नाटो यूक्रेन नहीं आ सकता जी। और तो इसको लेकर के कई चीजें हुई। 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से को, क्रीमिया प्रायद्वीप जो है, उसको रूसी सेनाओं ने उसके ऊपर आधिपत्य कर लिया। फिर 2018 में जो रूस से लगने वाली सीमा पर जो यूक्रेन का हिस्सा है, डॉनबास एरिया, उस पर उसमें विद्रोह शुरू हो गया। उसमें 2 हिस्से हैं यूक्रेन के, एक हिस्से में तो यूक्रेनियन बोली जाती है और यूक्रेनियन मूल के लोग रहते हैं, दूसरे हिस्से में रूसी बोली जाती है और जहाँ रूस के लोग जाकर के बस गए हैं जी। तो इन सब उस इलाके में जहाँ रूसी बहुल के लोग रहते थे पूर्वी तरफ, वहां पर ये सब खलबली हुई। तो 2018 से अब तक वहां पर एक तरह से स्वायत्त शासन हो रहा है और राजकीयता है। कीव का जो शासन है वहां नहीं चलता है। तो उनको रूस ने अभी मान्यता दे दी है स्वाधीन देशों के तौर पर, और उनको बचाने के नाम पर, उनकी सुरक्षा के नाम पर, उनकी पीस कीपिंग के नाम पर ये हमला किया गया है। सर, अगर हम इसमें अमेरिका का भी जिक्र करें, क्योंकि बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर इस हमले, रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया है उसके खिलाफ कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, और इनमें से कुछ प्रतिबंध ऐसे हैं जो रूस के स्पेस प्रोग्राम को कमजोर कर देंगे। और जो बाइडेन कहते हैं कि हमारे प्रतिबंधों की वजह से रूस की एयर स्पेस इंडस्ट्री को काफी नुकसान होने वाला है जी। इसे कैसे समझे? देखिए, नाटो के जो सम्मिलित देश हैं उनमें दो तरह की फाड़ है। एक तो वो लोग हैं जो कि यूरोप में युद्ध नहीं चाहते, जो यूरोपीय देश हैं,
वो नहीं चाहते, खासतौर पे केंद्रीय यूरोप के, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक वगैरह वगैरह, ये सब देश जो हैं ये घबराए हुए हैं कि युद्ध हमारे पास आ रहा है और हमारे देश का विनाश होगा अगर इसमें ये दोबारा से शीत युद्ध चालू हुआ या गर्म लड़ाई चालू हुई तो और भी ज्यादा परेशानी होगी। दूसरा, उनका आर्थिक जो समन्वय है वो रूस के साथ काफी तगड़ा है। जैसे कि इन देशों को, पूरे यूरोप को 40% नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से होती है। जिस पाइपलाइन का मैंने जिक्र किया जो यूक्रेन से होती हुई जाती है जर्मनी के लिए वगैरह वगैरह। तो अगर इन प्रतिबंधों को लगाने में अगर गैस पाइपलाइन या गैस के ऊपर सप्लाई के ऊपर प्रतिबंध लगा दे तो रूस का दिवाला पिट जाएगा। लेकिन रूस को पता है कि उनका दिवाला पिटे ना पिटे, जर्मनी का दिवाला पहले पिट जाएगा, क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, और खासतौर पे इस समय जबकि ठंड का मौसम है। जी। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, यहाँ पर एक दूसरी फाड़ जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन एक तरफ हैं, अंग्रेजी बोलने वाले दो देश, कनाडा भी साथ में है कुछ हद तक। और ये लोग जो हैं क्योंकि क्षेत्र से दूर हैं और तेल और गैस के मामले में स्वावलंबी हैं, तो इनको रूस की गैस सप्लाई पर कोई इनकी निर्भरता नहीं। सर एक्चुअली मेरा ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका के इन प्रतिबंधों से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जो काम चल रहे हैं उन पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन, ऑर्बिटल यात्राओं, इन तरह की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका और रूस के बीच समझौता है, और अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर नासा ने कहा है कि स्पेस स्टेशन पर रूसी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इसे किस तरह से देखें? देखिए, ऐसा है कि बड़े ही सूक्ष्म तरीके से इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। प्रतिबंध इस तरह से लगाए जा रहे हैं कि वो रूस का तो नुकसान करें, रूस को पुनर्विचार करने पे मजबूर करें, उनकी जो आक्रामकता है वो उसको शिथिल करें, लेकिन वो अपने हित को नुकसान करने के लिए नहीं लगाए गए। तो जैसा कि उदाहरण गैस का मैंने दिया, या वाइटल्स, रेयर अर्थ मेटल हैं या और चीजें हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। तो एक तरह से मैं नहीं समझूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है उसके ऊपर इसका असर होगा। वैसे भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो अगले साल वो खत्म होने वाला है, 20 साल से। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ, कि ये सब प्रतिबंध सिर्फ रूस के लिए हैं, उन्हें डराने के लिए है, न कि अपना नुकसान करने के लिए। लेकिन बावजूद डराने से ज्यादा नुकसान भी करना चाहते हैं रूस का। उनको पुनर्विचार करने पर मजबूर करना चाहते हैं, उनको कमजोर, शिथिल, उनकी आक्रामकता। लेकिन सर जिस तरह से अभी हालात जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, और आज दूसरा दिन है जंग का, जिस तरह से अटैक बार बार हो रहा है और रूस बार बार कह रहे हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप ना करें, तो खौफ रूस को दूर दूर तक कहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। अपना एक विषय और लाना चाहूँगा जी जो अक्सर भारतीय टीवी या रेडियो ने अभी तक कवर नहीं किया है। आपको शायद जानकारी है कि सितंबर में रूस में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले। जी सर जी। तो अगर ये होता है, अगर ये यूक्रेन का प्रकरण रूस के पुतिन के पक्ष में जाता है, जो उनकी रणनीति है वो सफल होती है तो उनका चुना जाना, उनका लोकप्रियता और राष्ट्रवादिता फिर से सामने आएगी और अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है वो सफल होगा और उनको चुनाव जीतने में सहायता मिलेगी। तो ये भी फिर अगले 5 साल के लिए या 4 साल के लिए पुतिन को फिर से झेलना पड़ेगा अमेरिका को। तो ऐसा कोई चीज नहीं करना चाहेंगे कि लंबी कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाए। जितना अमेरिका उनको दंडित करेगा उतना ही वो रूस में ज्यादा पॉपुलर होंगे। जी। और इन तमाम बातों से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह की अभी स्थिति और परिस्थिति हो सकती है या किस तरह का मंजर हो सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए।
तो समझ पाए होंगे आप भी कि किस तरह के जो हालात हैं, क्यों नाटो का विरोध रूस कर रहा है, पूरा डिटेल में हमने समझने की कोशिश की, आप सभी को समझाने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल हालात जो बने हुए हैं उससे ये तो साफ है कि रूस को किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं। आज जंग का दूसरा दिन है और जिस तरह से हमले लगातार हो रहे हैं, कीव में एंट्री हो चुकी है और वहां पर लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। जो भारतीय नागरिक हैं वहां पर फंसे हुए या फिर भारतीय छात्र हैं, उन्हें तमाम कोशिशें शुरू कर दी गई हैं वापस भारत लाने की और उसका पूरा खर्च भारतीय सरकार उठाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज।